टॉपिक बेहद बेसिक है। सबसे पहला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें, अब बातें नहीं प्लीज। नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए, पेपर में सीबीएसई के एग्जाम का बड़ा चर्चित ये सवाल होता है। वो आपको दो कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे भैया इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो आपको उस सवाल का आंसर करना होगा। पहले मैं बता देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के बाद हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, फिर से क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस जो है आज की क्लास में निपटा देंगे। ये सभी PYQs हैं, तो आप लोगों को हेल्प भी होगी फर्दर। जब आप PYQ पढ़ोगे तो आपको अप्रोच थोड़ी सी आसानी से लगेगी। सी बात करें जी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किन किन बातों पर डिपेंड करती है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले ना आपको एक बात पढ़नी पड़ेगी सर की। मान लीजिए एक मेटल है और तुमने मेटल और लीगेंट की दोस्ती करा दी, तो यहाँ मेटल और लीगेंट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या मैंने जो बोला है वो समझ में आया बेटा? उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा जिसका नाम K1 होगा। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही होगी तो इसी का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यानी कि K1 मैंने इसको बोला है। वही दूसरी तरफ मैंने आपसे बोला कि एक मेटल लीगेंट को दोबारा से एक लीगेंट के साथ जोड़ देता हूँ, तो ऐसा करने से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी वो निश्चित है मेटल लीगेंट ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी। और इस समय इसके कांस्टेंट को, फॉर्मेशन कांस्टेंट को K2 के नाम से मैं जानूंगा। वहीं दूसरी तरफ के मेटल लीगेंट ट्वाइस है और एक और लीगेंट मैंने जोड़ दिया, यहाँ से मैंने इसको K3 बोला और ये फॉर्मेशन हो जाएगी मेटल लीगेंट थर्ड। ऐसे ही मैं इन जर्नल पूछ लूँ आप लोगों से कि मेटल है और इसमें आप लोगों ने N लीगेंट डाल दिया, ऐसा करने से यहाँ मेटल लीगेंट N की फॉर्मेशन हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इस समय एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने बीटा का नाम दिया है। सर इसमें K कौन है, K2 कौन है, K3 कौन है और बीटा कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीटा है ये बेसिकली ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो कि बता रहा है इंडिविजुअल ऑफ, क्या मैं बोलूँ, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस तरीके से इस डेटा को आप लोग पढ़ें। सर इसमें ये कौन है जी? इसका नाम है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों, इस K1 को आप चाह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1 बोल दो, या फिर आप बोल दो फॉर्मेशन कांस्टेंट के नाम से भी इसको जान सकते हैं। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। सर बात समझ में आ गई? सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, अजीब सा टॉपिक लग रहा है। फॉर्मेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। पढ़ाने की रिक्वायरमेंट बस ये है, कहीं कहीं CBSE में आप लोगों को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इस टाइप का कुछ नज़र आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सुनो एक बात समझाने तुम, एक ना मेटल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स अगर जल्दी से टूट रहा होगा तो उसका एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने बोला बेटा तुम्हारे जीवन में ना कभी कभी में ऐसे पूछ लेंगे, इसको ऐसे गामा के नाम से जान जाता है, कहीं कहीं ईटा भी लिख देते हैं, कहीं कहीं गामा भी लिख देते हैं। गामा और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रिलेशन जस्ट क्या है बेटा जी? अपोजिट है। और ये गामा कुछ और नहीं है, या तुम चाहो तो इसको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से जानो, चाहे तुम इसको किस नाम से जानो बेटा जी? इसको आप लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानो। सर यहाँ ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। बात भी सही है। अगर किसी के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वो जल्दी से प्रोडक्ट के साइड कन्वर्ट हो रहा है, या मैं कहूँ वो कॉम्प्लेक्स जल्दी से टूट रहा है, और जो कॉम्प्लेक्स जल्दी से टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब इनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के आपस में क्या रहेगी बेटा? इनवर्सली ही रहेगी। क्या दोनों टर्म समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब अगर तुम्हारे पेपर में कोई टीचर आप लोगों को ऐसा बोले कि कॉम्प्लेक्स A है जी, ये B है जी, ये C है जी, ये D है, और आप लोगों से पूछ दे कि भैया ये बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30,
यहाँ 40, और आपसे पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट में अरेंज कर दूं, तो आपको पता होना चाहिए जिसके बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। यहीं अगर वो आपसे पूछता है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा द बीटा वैल्यू मोर स्टेबिलिटी इज मोर। Instability is just inversely proportional to beta, which is nothing but the dissociation constant for the complex. Keep in your mind, ये सभी इक्विलिब्रियम पर होने वाली रिएक्शन होती हैं, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इनका स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं इस वाली रिएक्शन का अगर वैल्यू लिख के देखूं तो ये K1 बराबर हो जाएगा मेटल लिगेंट का कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मेटल का कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय लिगेंट का कॉम्प्लेक्स। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इसका मतलब जितना ज़्यादा K होगा उतना ज़्यादा ये होगा, या मैं कहूँ जितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना ज़्यादा K होगा, तो इसलिए इसका नाम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी रख दिया जाता है। जितना ज़्यादा K होगा उतना ज़्यादा बीटा भी होगा, और जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना कम क्या होगा बेटा जी, ईटा होगा, या मैं कहूँ आपका गामा होगा। मुद्दे की बात है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा। चलो सर ये कहाँ पूछा जाता है? भैया देखो मैंने ना एंट्रेंस में तो इस पर बेस्ड बहुत कम सवाल देखा है, एक सवाल देखा था वो भी नीट में, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। उन्होंने सीधा सीधा क्या दे दिया था, बीटा दे दिया था, और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे थे, और वो भी रेशो में पूछ रहे थे। तो ऑब्वियस है आप लोग 1/बीटा कर दोगे, देन यू आर विद द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो भी वैल्यू आई थी बस उसकी इन्वर्सली वैल्यू ही क्या थी उस सवाल का आंसर। चलो मैंने ऐसा माना कि ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। चलिए अब दूसरी और सिंपल और बेसिक बात जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा जी, इधर देखो सुनेंगे सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यही आज का टास्क है, इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, कोई भी जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है, तो यार इसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है? आप कहोगे मेटल और लिगेंट मेन बात है, यस और नो? यानी कि जो फैक्टर रहेंगे बेसिकली दो ही फैक्टर हैं, एक का नाम मेटल और दूसरे फैक्टर का नाम क्या रहेगा दोस्त, लिगेंट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आपको नहीं लगता लिगेंट उतना ज़्यादा उसको क्या करेगा बेटा जी, अट्रैक्ट करेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। और जब भी मैं चार्ज ऑन मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है यार, जब मैं चार्ज ऑफ मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेटल के कौन से चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज के बारे में। मेटल का ये नारा है, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारा है। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल के मैं प्लस चार्ज के बारे में बात कर रहा होता हूँ, यानी कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा मेटल की, या मैं बोलूँ उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। जैसे Fe+2 है, Fe+3 है, दोनों में से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा होगा? अगर लिगेंड विगेंड सब सेम है तो आप कहोगे जो Fe पर ज़्यादा प्लस चार्ज है। जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना अच्छी तरीके से लिगेंड को ये गेन कर पा रहा होगा, एक्सेप्ट कर पा रहा होगा। इसका दूसरा जो पार्ट आता है वो ऑब्वियसली लिगेंड चार्ज हो गया। चार्ज के बाद लिगेंड का नेचर है, और आप लोग जानते हो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी लिगेंड की, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब कहीं ना कहीं CFSE से ही है, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगी यानी कि CFSE होगी उतना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। थर्ड और अंतिम पॉइंट आता है हमारे पास जिसका नाम है चिलेशन। सर ये चिलेशन क्या चीज़ होती है? भैया चिलेशन तो वही होता है, आप तो जानते होंगे, जैसे मैंने बोला EN बोले तो इथिलीन डाइअमीन। सर क्या होता है इथिलीन डाइअमीन? कुछ ऐसा होता है भैया इथिलीन डाइअमीन, कुछ ऐसा दिखाई देता है इथिलीन डाइअमीन। अब मैंने बोला सर इथिलीन डाइअमीन में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, इसके ऊपर लॉन पेयर है। आप कहोगे सर ये चिलेट कैसे बना देता होगा? जब किसी मेटल को इसके साथ जोड़ोगे तो आप देख पा रहे हो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 5 मेंबर्ड की टाइप ऑफ रिंग बन जाती है। ये हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर भी आप लोगों को सिखा दिया था, जिसकी वजह से समहाउ इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है इनके अंदर? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनके अंदर देखी जाती है। इसी को हम लोग चिलेशन के नाम से जानते हैं। और चिलेशन के अंदर आप लोग EN के अलावा OX ऑक्सलेट जैसे, EDTA जैसे, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, इस टाइप के लिगेंड्स को भी देखते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई लिया है मुझसे TMG, GLY। अब बताओ GLY भले ही अनसिमेट्रिकल है लेकिन चिलेट तो बनाता है, TMG भले ही सिमेट्रिकल है लेकिन चिलेट तो बनाता ही है, और EDTA भी एक हमारा फ्लैक्सीडेंटेट होता है। इसकी 6 डोनर साइट होती हैं
जनरली 4 में पाया जाता है। DMG इज ए सिमेट्रिकल लिगेंड बेटा। बेटा आपने गलत देख लिया भाई, DMG मैंने सिमेट्रिकल बताया अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल बताया ना, ढंग से देखो, कुछ गलती हुई होगी। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए इसको देखने और सीखने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर भी बनाया था मैंने, ये भी बताया था, इसकी 2 डोनर साइट होती है थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपको बता दिया था कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, यही सिखा, अगला टॉपिक ही वही है, अगर कहीं तुम्हारे पास ऑक्सीजन एज ए डोनर है और नाइट्रोजन एज ए डोनर है, बेटा याद रखना नाइट्रोजन से आप इजीली लॉन पेयर को डोनेट कर पाते हो, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा जी, कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। द वन विच हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो अपने लॉन पेयर पर होल्ड कम रख रखा है, मतलब उस लॉन पेयर का डोनेशन टू द मेटल क्या है बेटा, आसान है। ऐसे लिगेंड को मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानूंगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन डोनर साइड। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? कृपया करके नोट करें, 2 सवाल दूंगा बेटा, ऐसे कोई केस नहीं है। हाँ ये है कि जब ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड खत्म हो गए, अब आप कहोगे EDTA में नाइट्रोजन ने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन फिर देगा कि नहीं देगा? आंसर है देगा, क्योंकि अब उस केस के अंदर है ही नहीं ना, ऑक्सीजन के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन को ही देना पड़ेगा। कृपया करके थोड़ा स्पीड में, अभी करा दूंगा, तो टेंशन ना ले। चले भाई आगे, आगे बढ़े, 90, आगे बढ़े। सार्थक, सार्थक, दोनों सार्थक से कह रहा हूँ, जिंदा हो ना तुम दोनों, थोड़ा शोर वोर मचाया करो यार। चलो इधर आओ, एक सवाल दे रहा हूँ बेटा जी, सवाल सोचो, सुनो बच्चा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये 4-5 सवाल आप लोग करिए, बस ये 4-5 सवाल कर लिए, मतलब समझ में आ जाएगा, टॉपिक क्लियर है। पहला सवाल, स्टेबिलिटी बतानी है सब में, ठीक है बेटा? स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक? पहला है K4 Fe6 और दूसरा है K3 Fe6। पहला मतलब इन दोनों में बताना है कि कौन ज्यादा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, ये बताएगी जेती, मतलब मौका पहले इसको देंगे, बहुत दिनों बाद कैप्चर हुई है, ऑनलाइन के मजे ले रही थी, अब इसको थोड़ा ऑफलाइन आना पड़ेगा भाई। NI जल्दी, आज तो पेपर भी होगा ना? अच्छा कैसा हुआ? खराब हो गया? ऐसे कैसे खराब हो रहे हैं यार, तो मतलब तो डिस्कस करके जाइयो, पेपर लाइए, हाँ डिस्कस करियो। अब ऐसी गलतियां तो होती हैं बेटा, अगर ये सिली मिस्टेक्स हैं तो ये तो आगे भी होती, तो बेटर है अभी हो गई। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान। प्लस माइनस जो भी है सो है। बस तो 4th क्वेश्चन सोच बेटा, सोच, सबको स्टेबिलिटी का ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है? हो गए? सोच पेपर कैसे हुआ? एफिशिएंसी ज़्यादा स्टेबल होगा, NiCl, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे कर, हाँ ठीक है आदित्य आगे कर। अर्णव भाटी बेटा अपनी पूरा वीक निकल गया बच्चा। कंडीशन नंबर नहीं दे रखा है उन्होंने, इस तरीके से अरेंज कर रखा है, XYZ है।
हो गए भाई सारे। देखो जी, पहले सवाल का आंसर तो बेसिक है, क्या काम करना चाहिए हर्ष? सर इस आयरन पे अगर मैं देखूंगा तो ये +4 ये -4, इस आयरन भाई पर +2 आ जाएगा, सही है भाई। ये +3 ये -3, ये रही स्टेबिलिटी, ठीक है भाई। आपका पहला पॉइंट ये कहता था जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा कौन सा चार्ज होगा बेटा जी? प्लस चार्ज होगा। नेक्स्ट, अब सर यहाँ देखना सर, यहाँ तो यहाँ पर भी +2 आ रहा है सर, यहाँ भी +2 आ रहा है, यहाँ भी, और लीगेंड्स भी सेम है। अब क्या करें? तो आपके टीचर ने बताया हुआ था, देखिए बोल ऐसा बताया हुआ था कि सर ये है जी आपकी 5D, ये है आपका 4D और ये है आपका 3D। आप याद करिए मैंने बताया था 4D और 5D के अंदर वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड आते ही जो T2G और EG के बीच का गैप है वो बढ़ जाता है, और एनर्जी गैप बढ़ने का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, और जैसे एनर्जी रिलीज होती है मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा जी? बढ़ जाती है। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अगला सवाल, सर यहाँ चिलेशन नजर आ रही है मुझे, यहाँ का की चिलेशन, तो सर स्टेबिलिटी साफ नजर आ रही है। सर ये भी चिलेशन है सर, तो सीधा सीधा आंसर। अच्छा अगर कहीं ऐसा हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आए, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आए, जो 2 वाला उसके साथ चिलेशन हो और जो 3 वाला उसके साथ चिलेशन ना हो, तो आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। पहले दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी के नीचे वाले पैरामीटर्स में क्लैश आ जाए तो हम लोग प्रायोरिटी उसी ऑर्डर में देंगे जिस ऑर्डर में हमने स्टेबिलिटी की प्रायोरिटी लिखी है। आगे बढ़ जाएं दोस्त। अगला कॉन्सेप्ट बेटा, ये मेटल है और EDTA है, एक EN है, एक ऑक्सलेट है और एक अमोनिया है। पहले बताइए चारों को स्टेबिलिटी में अरेंज करना है, चारों को। सोचो का क्या आंसर होगा? इन चारों को अरेंज करना है, 4 के चारों को। सोचो सार्थक बेटा, पहले तो आप ये सोच रहे होंगे सर हमें EDTA का फोटो नहीं पता, तो पहले EDTA का फोटो बना लेते हैं। सुनो भाई, EDTA बोले तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट का एसीटेट होता है CH2CO नेगेटिव। टेट्रा एसीटेट का सेंस क्लियर है कि 4 एसीटेट। भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? बताइए। मैंने तुमसे बोला इसकी डोनर साइड बताइए जी। सर 1 डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 डोनर साइड, 4। इसलिए जनरली आप EDTA पर चार्ज देखते होंगे तो -4 दिखाती है किताब, क्योंकि डायरेक्ट जो चार्ज है वो -4 ही है। लेकिन पहले बच्चों क्या आपको इसका लॉन पेयर नहीं दिखाई दे रहा? और लॉन पेयर दिखाती है स्पीसीज sp3 हो गई, और sp3 होते ही ये स्पीसीज कैसी बन गई बेटा जी? इट इज नॉट प्लेनर, इट इज टेट्राहाइड्रल। कीप इन योर माइंड। ऐसा पूछ लेते हैं कि EDTA प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर स्पीसीज है EDTA, ठीक। तो यहाँ पर ये डेटा अगर मेरे सामने है तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो चिलेशन करने की पावर है वो किसकी है बेटा जी? आप कहोगे EDTA। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पहले वाला मैक्स स्टेबिलिटी शो करेगा। अच्छा दूसरा, सर ये EN है, ये OX है, आप याद करो थोड़ी देर पहले बताया है। ऑक्सलेट में कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और EN के ऊपर कौन सा होता है बेटा जी? इथिलीन डाइअमीन, जो कि कुछ ऐसा होता है CH2CH2, और यहाँ से NH, यहाँ से NH। आप खुद सोच के बताना, नाइट्रोजन के ऊपर से लॉन पेयर को डोनेट कराना या ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव को डोनेट कराना, विच वन इज फिजिबल या विच वन इज फेवरेबल? आप कहोगे सर नाइट्रोजन वाला। क्यों? सिंस इट हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गेम क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब पहले नंबर के बाद जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे का होगा। बिल्कुल सही है, नेगेटिव की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लॉन पेयर एटम। एक बार समझ में, अगर मैं तुमसे पूछता लॉन पेयर और नेगेटिव में से कौन इजीली डोनेट होगा, देन आंसर इज नेगेटिव। लेकिन भैया एटम डिफरेंट है, प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अट्रैक्शन ही डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा। और तीसरी बात कौन आ जाएगा? ऑक्सलेट। और थर्ड यानी कि फोर्थ हमारे पास कौन आ जाएगा बेटा जी? आपका सिंपल अमोनिया। कृपया करके नोट कर लीजिए, टॉपिक खत्म होता है।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक खत्म होता है। और अब हम लोग गेम शुरू करने जा रहे हैं बड़ा। चलें जी आगे। क्या ये कहानी नोट हो गई? क्या ये पिक्चर नोट हो गई सारे बच्चों को? बताइए भाई। ऑक्सीडेशन नंबर तब तक नहीं पता लग सकता जब तक ये एक्स वाई जेड ना पता हो। हाँ हाँ, तो ये मैंने कर दिया है वाई वाई सेम, कोई जरूरी थोड़ी है भाई, तू समझा नहीं। ये -2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिफरेंट कर दूंगा तो इस पर मेटल पर उसके अनुसार बना पाऊंगा, क्या दिक्कत है? इसलिए तो बोला कोई भी माइनस कोई भी प्लस। नहीं समझ में आया? तुम उतना दर्द क्यों लोगे दिमाग में? कॉम्प्लेक्स बनाऊं नहीं, वो तो उनका काम है कॉम्प्लेक्स बनाने का। हाँ ठीक है ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकता क्योंकि न्यूट्रल है, ऊपर नेगेटिव नहीं लिखेंगे। चले भाई, EDTA का फोटो याद करके रखेंगे, फुल फॉर्म है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडेट। अभी लिगेंड्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब अच्छी तरह से और सारे लिगेंड्स को डिस्क्राइब करेंगे। वैसे आपके सिलेबस के अंदर कुछ ही लिगेंड हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जैसे कुछ तो पढ़ लिए, EN, OX, DMG, GLY, डाइएन, ट्राइएन, टेट्राइएन, EDTA के और फंक्शनल जो ग्रुप लग जाते हैं वो, ऐसे ही ग्लाइसिन या कोई और एक दो अमीनो एसिड है, बस वही पढ़ने। अब ऐसे पढ़ाने को तो दुनिया में जहान है भैया इनका। चलें जी आगे। क्या करना है? एक सवाल नोट करना है, एक सवाल का आंसर करना है। पहले आंसर करना है फिर नोट करना है। जैसे 2 सवाल दिखाई देंगे अभी, पहले दोनों सवालों को करेंगे फिर फटाफट से नोट कर लेंगे, ठीक है ना? कोशिश करेंगे आप लोग नोट साथ के साथ हो पाए। सी सुंदर सवाल। पहला सवाल, बेसिक सवाल, CFSE क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बेटा? इस सवाल का सही उत्तर है एक्चुअल में CFT भी लास्ट थियरी नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारी बॉन्डिंग थ्योरी और आई। एक्चुअल में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग दोनों पैरेलल चल रही थी। ये कोई अलग चीज़ नहीं है कि पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ा है बाद में पढ़ा है तो उसका मतलब बाद में आया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें क्या चल रही थी, साथ चल रही थी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को प्योरली आयनिक मान लिया गया, किसमें बेटा जी? CFT में। इसीलिए स्टेबिलिटी को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब तुम सोच रहे होंगे सर ऐसा थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, आप ही तो बता रहे हो ऐसा चिलेट हो जाए तो फलाना, ऐसा मेटल पे चार्ज हो जाए तो फलाना स्टेबल। अभी स्टेबिलिटी पढ़ाई, CFT के बेसिस पर पढ़ाई, इसका मतलब है पूर्णतः स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज हम लोग नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे ब्रिज कंपाउंड थे जो EAN नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सेंस ही है, EN नंबर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इस बार EN नंबर को छुड़वाया है ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये EN ना मेंस में, ना एडवांस में, ना नीट में, ना CBSE में। आप देखेंगे कहीं इधर उधर भी हुआ होगा तो EN शायद नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है? जो सिलेबस को देख लेगा वो नहीं पढ़ाएगा। अब ऐसा कुछ है भी नहीं, कहोगे तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, निपटा ही देंगे, ठीक है? क्यों टेंशन लेनी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the electronic configuration of cobalt Cl4-2 tetrahedral filled is E की पावर m और T2 की पावर n, the sum of n and number of unpaired electron. Keep in your mind. See, सबसे पहली बात, आपने 2 ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस चार्ज लगाना है, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, जो कि कितनी आ रही होगी जी? +2 आ रही होगी बेटू, कितनी आ रही होगी? +2 आ रही होगी। अगर ये वैल्यू +2 आ रही है, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d74s2 आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी 3d74s0। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर कितना आ गया जी? D में 7। सुन ले, अब D में 7 है तो इसका मतलब है
कि भाई साहब ये जब टूटेगा, क्योंकि फील्ड कैसा है जी, टेट्राइडल है, तो आपके टीचर ने ये कहानी आपको समझाई होगी। और तुम्हें भरने हैं वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में 7 इलेक्ट्रॉन। चलो भरते हैं। सबसे पहले कैसे भरोगे सर, एक ये, दो ये, क्योंकि वीक फील्ड एनर्जी गैप कम रहा होगा दिशी, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और 1 7। ठीक है बेटा। अब आप एक बात बताओ, नीचे वाली बात क्या थी, Eg, और ऊपर वाली बात क्या थी, T2G। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अच्छा, आप जब इसको देखोगे तो आपको थोड़ा सा गर्व महसूस होना चाहिए हमारे ऊपर कि हमारे टीचर ने पहले ये ज्ञान दिया था कि टेट्राइडल में जी नहीं लगाएंगे, और ये PYQ है। दिखाया था मैंने बेटा जी कि टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस में जिरेट नहीं बनते। छोड़ो कहानी को, कुल मिला के बात ये है कि सर E के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जी, E के ऊपर बनना है ये 4, और T2 के ऊपर कितना बनना है जी 3। तो ये 4 तो सर ये हो गए सर, और N यहाँ कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ यहाँ सॉरी N अलग चीज़ है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली देखूंगा तो बाय द वे 3 ही आ रहे हैं, और उसमें भी 3 ही आ रहे थे। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। नोट करिए थोड़ा सा स्पीड में इसको नोट करेंगे बेसिक सवाल। दोनों बच्चे हमारे एक बार अगला सवाल ट्राई करेंगे सभी। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो। भाई साहब आगे बढ़े, चलिए। हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ CO अमोनिया 6+3। hybridization and magnetic behavior of CO NH3 6+3। hybridization and magnetic behavior है, सी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो कैसे क्या होगा आप लोगों ने, आपने बोला सर अमोनिया यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा होगा बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा तो कोबाल्ट कितना नजर आ रहा है मुझे, डी में कितना नजर आएगा 6, डी में अगर कोबाल्ट 6 हो गया तो नो डाउट 1 2 3 4 5 और 1 6 इसको पेयर कर देगा, ये इसको पेयर कर देगा, यहाँ से D2 ये S और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही है, आया मैग्नेटिज्म से होगा, D2sp3 से होगा। नेक्स्ट बता दीजिए से कितने पैरामैग्नेटिक फैक्टर शो करेंगे सर, जो भी वीक फील्ड लिगेंड है वो तो पैरा होगा ही होगा, ऑब्वियस बात है। एक तो ये, एक ये भी नजर आ रहा है मुझे, एक यहाँ पर ये नजर आ रहा है, और कोई नजर आ रहा है, हाँ ये नजर आ रहा है। देखो जो ये 4 होगा ना, 4 में Fe+2 हो जाएगा, Fe+2 होने का मतलब है D कितना हो जाना 6, D6 तो पेयर हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला ये Fe+3 है, हाँ या ना, Fe+3 का मतलब D में 5, और D में 5 होने का मतलब है भैया 1 2 3 4 5, ये पेयर यहाँ, ये पेयर यहाँ, एक रह जाएगा अब भी। इसका मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कितना 1 2 3 एंड 4। वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन पेयरिंग बनाने के बाद एक अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आपको चमकता नजर आना चाहिए। बताइए भाई, चले आगे। आगे बढ़ जाएं।
चलो जी आगे देखेंगे सभी। हाँ जी करके दिखाओ इस सवाल को, दोनों सवाल मुझे करके दिखाइए। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, वेवलेंथ ऑफ द लिगेंड एब्जॉर्ब, बेटा बता नहीं। एक है मेरे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लिगेंड एब्जॉर्ब, बताइए। ये 310 है मानो बेटा। क्या आंसर बन रहा है बेटा जी आपका? देखो ट्रिक यही है, आप ऐसे समझो, इजिकल टू वॉट HC बाय लेमडा का मतलब CFSC का मतलब जिसकी CFSC ज्यादा उसका लेमडा कम। आप ये देखिए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा नजर आ रहा है आप लोगों को? ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भाई साहब इसकी एनर्जी ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। अब सी में ये ढूंढ लो जी, एक ही नजर आ रहा है जो कि क्या होगा बेटा जी? बी। बल्ले बढ़िया। अगले सवाल का खत्म आंसर है बेटा जी, जल्दी बताओ। कितने मोल AgCl बनेंगे AgNO3 डालने में? एक, फिर 2, फिर 0, फिर 2, 5 हो गए ना? हाँ जी 5 हो गए ना? तो कैसे पता लगा आपको? देखो सर इसकी वजह से 1, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 2, ये तो 0 है, 5 मोल हुआ ना? शायद नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बातें नहीं। आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई। अगला टॉपिक ये रहा आप लोगों के सामने, सवाल है लीजिए। बढ़िया सर, जो बच्चा इस सवाल का आंसर बताएगा 30 रुपये है। समीक्ष बता, कह रहे हैं कितने ब्रिज बॉन्ड होंगे? पहले ब्रिज बॉन्ड समझिए, मेटल ऊपर CO बन जाए, नीचे मेटल बन जाए, इसको बोला जाएगा ब्रिज बॉन्ड। आएगा जी, आएगा समझ में? इसको ब्रिज बोला जाएगा। तो पहले में नहीं बननी तो सम बोला है ना, इसलिए ढंग से पढ़ तो सम ऑफ ब्रिज कार्बोनिल, सम ऑफ ब्रिज कार्बोनिल। जल्दी से जल्दी, बोलो भाई क्या आंसर होगा भाई पहले सवाल का? 0। देखिए एक्चुअल में जो इसका फोटो होता है ना वो ऐसा होता है, आप तो देख ही पा रहे हो, CO 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 और CO। फंसता पता है इसमें बच्चा, यहाँ जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि ये मेटल है और यहाँ ही ऐसे बन, कुछ बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को? सर यहाँ से क्या होगा सर, मतलब ऐसे बन गया तो, और बकाया जो 5 बॉन्ड हैं वो CO के ऐसे बनेंगे। सर ये क्या मतलब है सर? अगर बीच में एक किसी को ले लेते तो क्या आफत आती? आफत आ जाती यहाँ Mn के अंदर। क्यों सर? इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल कितने थे? 5 CO अपना लिगेंड बॉन्ड लेके आ रहे थे, बढ़िया तरह बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बस समझ में। लेकिन अब आंसर तो इस सवाल का 0 हो गया, सम पूछा हुआ था। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है आप लोगों को, एक बार इसकी NCERT खोल लेनी चाहिए ताकि आपको 1-2 स्ट्रक्चर और भी दिख जाए। कोऑर्डिनेशन, जिसके पास है वो लेकर भी बैठे भाई, यही है ना? हाँ भाई देखना जरा कहाँ मिलेगा स्ट्रक्चर, रोक देना भाई। इसमें सर्च कर सकते थे ना कहीं, कहाँ है?
कहाँ? अरे यार मैं तुम्हारी देर सुनूंगा, इतनी देर में दिखा देता इसको मैं। ये सब पढ़ा चुका हूँ भैया मैं, कल वाली क्लास के अंदर ये डेटा मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। हाँ भैया, एनसीईआरटी के जितने स्ट्रक्चर होते हैं सारे रट के जाने होते हैं। 8-10 है, इसमें है ही क्या। ऐसा नहीं है, कुछ भी बना के नहीं देंगे भाई। तुम भी देख लो एनसीईआरटी में, ये क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज आ गया आ गया आ गया, देखे भाई साहब, देखा कुछ? अपना जो स्ट्रक्चर पूछा हुआ था वो ये था। अब हो सकता है कि आज तुम्हारी किस्मत Mn2 हो इसके साथ थी, हो सकता है कल को ये दे दे। कितने CO ब्रिज ऐड है सब पता होना चाहिए भाई, तब आप लोगों को डेटा पता होना चाहिए। CO2 CO8, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को लर्न ही करने और कोई दूसरा तरीका नहीं है जी। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने बता दिया, बस 5। ठीक है ना, तो ये बेसिक डेटा, और इसको भी क्या लर्न करना है ये तो पता ही है, ये भी पता ही है, ये भी पता ही है, ये दोनों ही तो है। हो जाएगा भाई। अगला सवाल बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आंसर आ रहा? बी। कौन बोल रहा बी? नहीं बोला, मेरे कान कैसे बज रहे हैं? अच्छा ऑनलाइन देख लिया, बताओ भाई क्या आंसर होगा जिसका। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखने के लिए बेटर है आप लोग पहले सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें और फिर लिगेंड्स को देख लें। हमें पता है कि यहाँ इस सवाल का सही उत्तर पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे ए ही होगा। क्या करना है एक बार, ए ही होगा ना? ए क्यों होगा सर? यहाँ पर OX जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, वीक फील्ड की तरह? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। क्यों? क्योंकि सर मेटल जब छोटा हो जाता है तो चिलेशन कैसा इफेक्ट शो करने लगती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। ठीक है, तो इससे मैंने अंदाजा लगा लिया। ठीक है, इसको लास्ट में रखना चाहिए, ये हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ऐसा मानकर चल रहा हूँ। अगले 2 सवाल बताने वाला बच्चा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा। क्या बोलते हैं, माइक्रो? ठीक है, हाँ ठीक है, माइक्रोसाइक्लिक मतलब वो चिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो जाएगा भाई, एक बार नोट इस सवाल को करने की कोशिश करो जल्दी से। बेटा क्या, हैप्टिसिटी और डेंटिसिटी में ये अंतर है। हैप्टिसिटी का मतलब हो गया जैसे ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है तो इसकी हैप्टिसिटी हो गई 6। क्या हो गई? 6। लेकिन एक अमोनिया है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 1। पूरा मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हैप्टिसिटी है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। आंसर दिया क्या? इसका आंसर बता पहले। हाँ जी, आंसर 3 या 4 है। देखो आंसर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं बताता हूँ क्यों। आप लोगों को ना पहले पता होना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन भी, फेलिंग सॉल्यूशन भी है क्या भैया। देखो CuSO4 डॉट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ही तो है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा वान्या तो यहाँ से कॉपर कितना आ जाएगा बेटा जी? +2। तो हाँ है ना। और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं टार्टरेट बनाने की कोशिश करूं, देखना सही बनाया गया है क्या? अगर आप देखोगे ना ढंग से
तो यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी है इस पर्टिकुलर की सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जो डेंसिटी है कितने मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकता है, तो आंसर है 1 2 3 और 1 4। आंसर तो 4 ही है सर। इस सवाल का कितना मिला बेटा जी? 4 ही मिला। ये तो क्या है? एक सवाल है लोगों से, उसने बोला है फेलिंग सॉल्यूशन में कितनी डेंसिटी है। अगर उन्होंने फेलिंग सॉल्यूशन में डेंसिटी बोल दी है तो इसका मतलब क्या हुआ यार? ये तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा आइडियली, ये जो जुड़ा होगा वो यहाँ पर कहीं इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा कॉपर, तो उस केस में तो इसकी डेंसिटी क्या है? तो मैं आज आप लोगों को इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ कि 2 या फिर 4, इस पर आप लोगों को R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है? मैं तो थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेटेड हूँ 2 की तरफ, लेकिन क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो इसका मैक्सिमम ये PYQ है, उस समय भी मेरे हिसाब से 4 या 2 में ही कोई गेम फंसा था या ऑप्शन नहीं था, 4 था, लेकिन मुझे लगता है 2 होना चाहिए क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस टारगेट में आपकी डेंसिटी दी हुई है। ठीक है? अब जैसे EDTA है, कोई पूछे जी EDTA की डेंसिटी क्या है? 6 है भाई, लेकिन EDTA जिस कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो कॉम्प्लेक्स दे दे आपको कि फलाने सॉल्यूशन में EDTA की डेंसिटी, तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया कितने बॉन्ड, राइट? ये तो बड़ा सिंपल है, डी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है भाई, ENCNCO। भाई ये बड़ा बेसिक सवाल है, बायोलॉजी वाले बच्चे समझते होंगे। कैंसर पेशेंट, या मैं कहूँ द इनहिबिशन द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। तो आप इसमें 2 ही कॉम्प्लेक्स याद रखोगे, एक तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम जो कि सिस्प्लेटिन के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को इस सवाल का आंसर B and D लगा लेना चाहिए। ये कलर फॉर्मेशन आपको लर्न रहनी चाहिए, हमने बताने की, पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की थी कि भैया ये याद कर लेना, पेपर में इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है? सुंदर सवाल, सुंदर सवाल। टाइम कितना मिलेगा जी? 2 मिनट। चलो 2 मिनट में इस सवाल का आंसर कीजिए। बेटा आंसर बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप लोगों को पहले इस सवाल को बारीकी से पढ़ना चाहिए। 1 लीटर 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CO NH3 SO4 ब्रैकेट Br is mixed with 1 liter 0.02 capital M solution of K3, या मैं बोलूँ CO ammonium 5 BrSO4. The resulting solution is divided into the 2 equal part and treated with excess of AgNO3 solution and BaCl4 solution. ये कह रहे हैं respectively as shown. 1 liter solution of X plus AgNO3 solution excess डालने पर Y बनेगा। 1 liter solution of X plus BaCl2 solution excess डालने पर Z बनेगा। द नंबर ऑफ मोल ऑफ Y एंड Z आप लोगों से पूछा है। सोचो बेटा, शुभ आंसर सोच, आदित्य आंसर सोच, अर्नव, नमन, अचल जोश, तुषार, अचल, अभिनव गुप्ता। अभिनव कल पेपर है बेटा तेरा, है ना? कल MVA में भी तो पेपर है ना सुबह एडवांस का। ये कह रहा है इसे पता ही नहीं है, नालायक को सब पता है इसको। देखिए भैया इस सवाल का आंसर कैसे होगा प्यारे बच्चों, सुन लो बेटा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर। तो भैया मोल निकल के आ जाएंगे ऊपर वाली इक्वेशन से 0.02 मोल।
नीचे वाली से अगर मोल 1 मोल 2 निकालोगे तो ये भी मोल कितने नजर आ रहे हैं, 0.02। और बोला इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम इस बार कितना हो गया बेटा जी, आधा आधा कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वॉल्यूम डबल हो गया है। तो अगर इसको मैं निकालूंगा तो सर मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, अब वॉल्यूम से डबल हो गया का मतलब यहाँ ये डेटा 0.01 ये हो गया जो निकाला था और 0.01 वो हो गया। आप तो जानते हो BSO4 भी डाल रहे हो और PgNO3 भी डाल रहे हो, पीपीटी तो बननी है। तो कितनी पीपीटी बनेगी जी, इतने मोल ही बनेगी, खत्म। सवाल का सही उत्तर क्या हो गया, सी। यदि पहले बड़ा अच्छा, मैं कह रहा हूँ पहले तुमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, 1 लीटर सोल्यूशन, जैसे ही तुमने उसको मिलाया, मिलाने के बाद आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना कर लिया जी, 2 लीटर। कितना कर लिया, 2 लीटर। अब ऐसा करने पर आप इंडिविजुअली अगर मोल कैलकुलेट करोगे, कंपोनेंट जरूरी थोड़ी है एक्स और वाई के मोल भी आपस में मिले हों, जरूरी थोड़ी नहीं मिले होंगे, है ना भाई। कॉम्प्लेक्स है, मिले ही नहीं होंगे क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स है, टूटा ही नहीं होगा। इसका मतलब इंडिविजुअली मोल कैलकुलेट करूंगा तो 0.02 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा जी, मोल आ गया। अब दोनों का मोल आ गया, अब कॉम्प्लेक्स के मोल पता लग गए आपको जो कि 2 लीटर सोल्यूशन में थे। अब आपने उसको आधा आधा भाग में अरेंज कर लिया। अब मोल थोड़ी ना बदले बेटा, मोल तो उतने ही रहे ना। अब क्या काम करना है आपने, अब इसके अंदर एक में AgNO3 BSO4 सोल्यूशन डाल दिया, दूसरे में भी डाल दिया। अब काउंटर आयन जितने भी होंगे वो उस पर्टिकुलर के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो कितने होंगे, जितने मोल, जितने क्या ये होंगे, मोल होंगे। सर हमें कैसे पता लगेगा, देखो ना कितना काउंटर आयन है, 1। कितना काउंटर आयन है, 1। नहीं ये बात समझ में का मतलब सीधा सीधा आंसर इसका सी हो रहा है, माथा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना बड़ा है उतना ही छोटा आंसर है। क्या बात है, आसान है, बेसिक है, सिंपल है, आसानी से मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। मुझे लगा का स्कूल ही नहीं पता था, ये MDBS की स्टूडेंट थी, मैं इसको टैगोर का स्टूडेंट समझ रहा था। किसकी, चलें आगे। सिंपल सवाल, बेसिक सवाल। एक सवाल और करोगे, अच्छा सा सवाल है, नोट कर लेना भाई आराम से। देखिए अगर इस टाइप का सवाल अचानक से सामने आ जाए तो घबराना मत। अधिकतर बच्चों को ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिखेगा, कुछ बच्चों को ये कोऑर्डिनेशन का दिखेगा, और जो दोनों में से कुछ नहीं देख पाएंगे वो सीधा स्किप करेंगे और दूसरे पे चल देंगे, ठीक है। बोलेंगे हमारे मतलब का है ही नहीं भाई, आगे मूव करो। ये भी स्ट्रेटजी होती है, पेपर में कौन सा सवाल छोड़ना है इसकी भी क्लासेस लगाई जाएंगी, ठीक है। पेपर से पहले जब आपका एंट्रेंस होगा, मैं 2-4 क्लास ऐसी ही लगाता हूँ जिसमें आप लोगों को तुक्का लगाना सिखाऊंगा। कि बेसिकली तुक्का, भाई तुक्का लगाना एक आर्ट है, समझो इस बात को। तुक्का हर कोई नहीं लगा सकता। 4 ऑप्शन में 1/4 बेटा जी आप लोगों की क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब कम से कम तुक्का लगाने की स्किल्स आते होंगे तो आप लोग क्या काम करोगे, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा पाओगे अपने सिलेक्शन की, यानी कि क्वेश्चन के आप प्रोबेबिलिटी को बढ़ा। अरे फैक्ट बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। देखिए देखो, जिनसे मैंने ये तुक्का लगाना सीखा है, मतलब हमारे टीचर थे सचिन जैसे, मैंने तुम्हें नाम बताया, बहुत अकेली चीज़ों को बोलते थे एग्जाम की पहले तो ये देखो लेवल क्या है, एंट्रेंस लेवल है जी, बढ़िया लेवल है जी। अच्छा एंट्रेंस लेवल है तो कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं जी, 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। पहले उसमें कितने सेलेक्ट हो जाएंगे जी, 1.5 लाख हो जाएंगे या 2.5 लाख हो जाएंगे, आई थिंक 1.5 लाख सेलेक्ट होते हैं पहले। तो मतलब इतने बच्चों को एलिमिनेट करना है एग्जामिनर को। अब लगभग इतने बच्चों को एलिमिनेट करना है तो ऑब्वियस है वो पेपर के लेवल को ट्रिकी तो रखेगा ही रखेगा, और एनसीईआरटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करेगा। भाई जो है वैसे वैसे आप लोगों को काम करना है। तो आपको 4 ऑप्शन अधिकतर चांस है बहुत मिलते जुलते होंगे, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा जो बिल्कुल मिलता जुलता है ही नहीं, सिर पैर ही नहीं है। जैसे मान लो नीचे वाले इसमें देख लेता हूँ, इस वाले में मैं तुमसे पूछूं कौन से ऑप्शन का सिर पैर है ही नहीं, इसका जितना ले रहे हो उतना ही मिल रहा है और आधा आधा डिवाइड भी कर रहे हो, तो सर पैर हुआ नहीं हुआ ना। का मतलब ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हुआ जी। अब इसके बाद मैंने देखा काउंटर आयन कितने हैं बेटा, 1। काउंटर आयन कितने हैं, 1। इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएगा वो सेम सेम आना चाहिए दोनों में, एक्स और वाई का। तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया दोस्त। लो जी आंसर आ गया है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
गेम विदाउट नॉलेज तो ऑब्वियस नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम बिना केमिस्ट्री पढ़े और हिस्ट्री पढ़ के आए और केमिस्ट्री का पेपर ले भाई तुक्के से कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री पढ़े होने चाहिए उसके लिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पीरियड में ये सारी ट्रिक्स काम आती हैं। डायनेस्टी का बच्चा है, इनका सीनियर दीक्षांत झा, रिकॉर्ड हो रहा है, वो कभी सुनेगा तो सोचेगा सर क्या कह रहे हैं। उसका एक दोस्त अब्दुल और दीक्षांत झा, दो बच्चे आते थे मेरे पास डायनेस्टी स्कूल के। उसका जेई मेंस क्लियर हुआ, जेई मेंस से आई थिंक 2 महीने पहले उसके फादर की डेथ हो गई। अब वो बच्चा ठीक ठाक था पढ़ने में, अब पूरा डिस्टर्ब हो गया, कंप्लीट डिस्टर्ब। मतलब उसके बात करूँ, हाँ मतलब अजीब ही माहौल, ऑब्वियस बात है। इतना बड़ा इंसिडेंट था कि उसकी हालत हो गई खराब। पेपर से 4-5 दिन पहले मैंने ज़बरदस्ती उसको बुलाया और ये सारा ज्ञान उसको पढ़ाया। ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री में आई थिंक उसके 10 ही नंबर कटे थे, 90 नंबर थे। और वो जब पेपर देकर आया बता रहा सर मेरी औकात तो 50-60 वाली थी, ये जो 30-40 नंबर बढ़े हैं ना, ये उन्हीं सब ट्रिक्स एंड टूल्स को यूज़ करके हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा इसमें मेरा योगदान है, भाई उसकी मेहनत भी थी। बिना मेहनत के इस ट्रिक को कोई सीखता नहीं है। इफ CFSC ऑफ दिस पर्टिकुलर इज दिस, ऑब्वियस CFSC है, रिलीजिंग एनर्जी है, तो कहा जा रहा होगा कि नीचे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आ रहे होंगे। फिर कह रहा है दिस कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एट वेवलेंथ, और नैनोमीटर में वेवलेंथ निकालनी है। किस में निकालनी है मेरे भाई? नैनोमीटर में। बड़ा ही सिंपल है ये गेम। देखिए कैसे करेंगे। आप लोगों को पुरानी बात याद है क्या? आपके टीचर ने अगर तुम्हें बताई होगा तो मैंने बोला था मेरे भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1 2 का 400 डिवाइड बाय लैम्डा, ओके 1 0 लगाओ, लैम्डा इन नैनोमीटर एक फॉर्मूला होता है। अदरवाइज तुम सीधा याद करो इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वो सब नाटक करके निकालो पहले लैम्डा, मीटर में फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो। दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड, राइट। लेकिन इन्होंने एनर्जी को किस में दे दिया है दोस्त? किलो जूल में। भैया पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 96 जूल और 96,000 जूल। अब ये बताइए जूल को आप लोगों को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए? डिवाइडेड बाय -19, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये किस में आ गया दोस्त? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। और मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से भी, क्यों? रीजन इज पर मोल दे रखी है ना कि पर एटम, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लगा रहे हैं। ऑब्वियस है आप इसको किससे और डिवाइड करेंगे? 1 एवोगैड्रो नंबर, जो इन्होंने वैल्यू दे भी रखी होगी। ऐसा करने से आई कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन नैनोमीटर, एक तरीका। दूसरा, जिसको ये मुश्किल लग रहा हो भैया, एक और तरीका, आप सीधा सीधा खेलो ना, इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और यहाँ h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी पता है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर लेना, खत्म। यहाँ से लैम्डा इन मीटर आएगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना। मीटर और नैनोमीटर में अंतर ये होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ बोलो गेम समझ में आ रहा है? डिवाइड करके आप इस आंसर को कैलकुलेट कर लोगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर डबल सॉल्ट। अब देखिए मैं आपको मेंस और एडवांस का गेम समझाता हूँ। देखो मेंस में जब ये सवाल आता है तो क्या काम करेंगे? वो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के दे देंगे, जो कि FeSO4 डॉट अमोनियम कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज NH4 twice SO4.6 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। याद हो गया जी। और मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है, दुनिया में अब बच्चा बच्चा जानेगा, क्योंकि जहां टीचर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ाएगा उसका बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों को मोहर सॉल्ट ही देगा, पोटास एलम ही देगा और कार्नेलाइट देगा। बोलो हाँ या ना? जैसे कि हमने दिए भी। तो सर मोहर सॉल्ट नो डाउट एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो पानी में जाएं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, छोटे 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 अपने सम आइंस में टूट जाएं। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इसके बाद मैंने बोला भैया कॉपर, सल्फेट और अमोनियम और वाटर कॉम्प्लेक्स। आप याद करो वो बात पुरानी, जब मैंने तुम्हें बर्नर्स थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने बोला था अमोनिया का कॉम्प्लेक्स देखे, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स। बोलो हाँ या ना? सर ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये बताइए जरा सर ये कौन है? ये पोटास एलम ही तो है। क्या ये पोटास एलम? और पोटास एलम होगा तो सर पोटास एलम तो सर पानी में फिटकरी क्या हो जाती है? घुल जाती है भैया फिटकरी। फिटकरी का मतलब हर जगह फिट हो जाए, ठीक है? फिटकरी मतलब कि बेसिकली पोटास एलम, इसको हम लोग बोल देते हैं। सी यहाँ आ जाओ, ये है हमारे पास। ये तो सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। पता पेपर में क्या करेगा? पेपर में जब एडवांस का पेपर बनाएगा ना, वो आपसे पूछ ये ऐसे क्वेश्चन को जो फ्रेम करेगा ऐसे करेगा, मोहर सॉल्ट रिएक्ट विद फलाना टू कन्वर्ट इनटू ढिकाना।
अब जो बच्चा मेंस पढ़ के गया है उसको आदत है मोर सॉल्ट के फॉर्मूले को याद ना करने की, क्योंकि उसके तमाम सवालों में मोर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा होता है। एडवांस इन्हीं बातों को पकड़ देता है। वो क्या काम करता है, मोर सॉल्ट लिख। अगर बच्चा दिमागी होगा, रट्टाबाज होगा, याद करा होगा, बार बार प्रैक्टिस करी होगी सवाल की, तो उसको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला रट जाना चाहिए। और जिसको रट गया वो सवाल करके, और फिर कुछ नहीं होता उसके अंदर, कोई बवाल नहीं है। जो पिछला भी हमने सवाल करा ना 0.001 वो एडवांस का सवाल है और बहुत खत्म सवाल लगा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि वो सवाल बड़ा जरूर लगते हैं, ऐसे लगते हैं पता नहीं सिस प्लेटिन फलाना दिखाना, लेकिन काम की बात उतनी है जितनी आप लोगों ने पढ़ी है, और उससे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। पेशेंसफुली आप लोगों को सवाल को ट्रीट करना होता है। ऐसे 50 LM डाल देगा, नहीं लिखेगा फॉर्मूला, ठीक है। डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल लिख देगा, अब ना लिखेगा 24 वाटर मॉलिक्यूल, नहीं लिखेगा 6 वाटर मॉलिक्यूल, और वो एक्स की वैल्यू पता करवा लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरीके से डेटा आप लोगों का बनाया जा सकता है। अब ये सवाल है, अपना फेवरेट सवाल है, और मुझे उम्मीद है इस क्लास में से कुछ बेहतरीन बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सर की बातों को पढ़ाते हुए ध्यान से सुना भी होगा। CFSE बना दो। सर कितना समय दे दें इस सवाल के लिए? 3 मिनट। 3 मिनट के लिए इसके CFSE बना दो। कुशाग्र याद आ रहा है? याद आ रहा है ये पढ़ाते हुए वाला? तुमको याद है भैया? पढ़ाते हुए ये डेटा सिखाया था, नहीं याद आ रहा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा या वीक फील्ड की तरह? तो वीक फील्ड याद आ रहा है, वो बच्चा वास्तव में अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाते हुए बोला था कि देखो, अच्छा इसको ये भी याद नहीं कि कोबाल्ट पानी के साथ वीक, उसके लिए बहुत बढ़िया फिर वीक फील्ड ही है, ठीक है ना, उसके लिए और अच्छा है। इसको ये याद ना हो कि कोबाल्ट और पानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर बहुत बढ़िया है, क्योंकि आंसर इसका वीक फील्ड ही होगा। कर रखा है सवाल, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद आपको D&F ब्लॉक केमिस्ट्री में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप D&F के अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। आंसर बताना है आप लोगों को। मैंने CFSE पूछा है, नॉट CFT। समझ में आ गया मैंने क्या पूछा है? CFSE का मतलब कैलकुलेशन ऑफ CFSE, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बच्चे T2G और EG की तलाश में है वो कैलकुलेशन करो। माइनस ये प्लस डेल टी या डेल ओ। सभी सवाल VK जायसवाल का है, ओके। फिलहाल तो हमारा है, चलें भाई। भाई साहब आगे बढ़े क्या? चलें दोस्त, कोऑर्डिनेशन के सवाल लगा रहा है तू PY क्यों? पेपर आ रहा नजदीक, देख ले। जो पूरी साल मेहनत करता है वो पेपर के टाइम पर खुश हो जाता है। पेपर से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, और जो पूरे साल मजे लेता है उसकी पहचान ये कि पेपर के टाइम पर घर वालों को परेशान करेगा, टीचर को परेशान करेगा, ये सोचेगा कुछ ऐसा करूं जिससे घर वाले ये समझ जाएं कि गलती मेरी नहीं है, गलती किसी और की चल रही है। ये प्लानिंग रहती है बच्चे की, मैं बता रहा हूँ। आपकी भी इच्छा कर रही होगी, पर ये इच्छा हम आपकी पूरी होने नहीं देंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे पूरा साल मस्ती करते हैं, सोचते हैं मजे लो जीवन में, एक ही बार जीवन मिला है ना, और सोचते हैं कितने हजार करोड़ों जन्म के बाद जो है मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए पूरा एंजॉयमेंट में कोई कमी ना, पल पल एंजॉय कर जाएं। ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैंने फिर बोला भी आप लोगों को, एंजॉय कर कहाँ रहे हो ये मैटर करता है। अगर ये बात सही है
तो अब जैसे पेपर में मान लो कोई एक्स बच्चा है और ये कि वाई बच्चा है, पूरे साल परेशान रहा बेचारा, कभी ये पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, कभी पीवाई की पढ़ लो, कभी ठिकाना पढ़ लो, रात भर पढ़ लो, दिन भर पढ़ लो, एक ये पूरा टाइम मस्ती करता रहा और इसने सोच लिया मैं तो एंट्रेंस वाले टीचर के पास जा रहा हूँ, वो सिलेक्शन करा ही देगा। आप देखना ये आंसुओं से रोना शुरू कर देगा अभी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद ये आंसुओं से रोना शुरू कर देगा। क्यों रोएगा? क्योंकि इसने मेहनत उस लेवल की करी नहीं करी, तो इसका कोई समाधान नहीं है भैया। करना ये आप लोगों को ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता कोई टीचर, कुछ नहीं कर सकता। फैक्ट, कटु सत्य बात बता रहा हूँ। वी आर हेयर टू गाइड ओनली। मैं तुम्हारा जाके पेपर नहीं लिखूंगा, और मैं लिख दूंगा ना पेपर तो हो सकता है नंबर कम आ जाए। केमिस्ट्री तो करूंगा भाई, फिजिक्स मैथ मेरे बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा आएंगे, कुछ नहीं आता मुझे उसमें, कुछ भी नहीं आता। मतलब फिजिक्स में 2-4 सवाल शायद सही हो जाएं ट्रिक से, ठीक है, तुक्के से, अदरवाइज तो भैया कुछ नहीं। मैथ्स में तो एक आध सवाल में ठीक कर दूंगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ बिल्कुल। सुबह सुबह चलो इधर आओ, कोई बात नहीं बेटा। CFSC ऑफ कोबाल्ट, Fe3 वाटर 3। आइए इधर देखिए सभी। एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसी है कि COFE वाटर थ्राइस। बेटा जी अगर मैं यहाँ आप लोगों से पूछूं कोबाल्ट की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, आप कहोगे सर क्या बच्चागिरी है, यहाँ +3 होगी। कोबाल्ट +3 अगर मैं देखूं तो ये आ जाता है 3D7 4S कितना 0। और आप सर आपने पढ़ाई रखा है इसे, अच्छा 6 सॉरी। यहाँ देखता हूँ तो यहाँ T2G और ये हो जाएगा अपना EG 1 2 3 4 5 6। और पेयरिंग एनर्जी भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी भाई, क्योंकि भैया वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या काम करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, एक पेयर ऐसे बनना चाहिए। ओके, यहाँ में अगर बनाता हूँ बेटा जी 6 तो भी एक ही पेयर बनना है, 0 पेयरिंग एनर्जी। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करने चलूँ तो ये नीचे वाली बात हो जाएगी 0. और ऊपर वाली बात हो जाएगी 0.6। कर लेंगे -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर आएगा डेलो में आ रहा होगा, ठीक है जी। -0.4 आई थिंक आंसर आना चाहिए, 6 दूनी 12, 8.4 आना चाहिए। अरे माइनस का आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, अरे 16 भैया हो जाएगा ये पक्का। तो ये बेसिक डेटा क्लियर है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को स्टीरियो आइसोमर्स का एक आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, PDF, जो कि आप लोग कल गलती से स्ट्रक्चरल आइसोमर ले गए थे, लेकिन मैंने स्टीरियो का क्या अपलोड कर दिया था आपको, मैंने अपलोड तो कर दिया था। शीट निकालूं या अपलोड से देख लोगे, बोलो अपलोड से, वेरी नाइस। चल अभी निकालता हूँ शीट, ठीक है भाई। बाकी बच्चों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए। सुनो भाई, अब आने वाले समय में हम केवल 2 ही टास्क करने वाले हैं। हो सकता है थर्सडे ही थोड़ा आप लोगों को मैं IUPAC और लीगेंड को एक साथ पढ़ा दूं क्या, देखो पेपर लाइक तो वो हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा एक्सटेंडेड चाहते हो तो एक क्लास और ले लो। थर्सडे क्या है, कुछ प्लान कर रखा है क्या? रुक जाओ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ पहले।